वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया इकोनॉमी जो थी उसके फीचर्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसी थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। उसके बाद ही आप इस पार्ट को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उस टाइम पे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या हालत थी, वो कैसा था। तो इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, मतलब हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसकी नियरली 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। जिस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चर पे डिपेंड। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थी। 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो हमारी जो 72% पॉपुलेशन थी कंट्री की, इंडिया की, वो उस टाइम एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। अब इसके फीचर्स क्या है जो एक्सप्लेन करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के टाइम पे कैसी थी इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या हालत थी। तो सबसे पहले लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी मतलब कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम कितना प्रोड्यूस करते थे, कितनी आउटपुट आती थी। तो बोथ वर एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थे। लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स। फार्मर्स के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, साधन बहुत कम थे। लाइक इरिगेशन के लिए अब हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं। उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें इरिगेशन के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड थे। अगर बारिश हुई तो प्रोडक्शन होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो उस टाइम साधन बहुत कम थे। लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स मतलब होता है पीजेंट्स, जो कि सॉइल पे काम करते हैं। टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी कि पीजेंट्स, पीजेंट्स किसान। तो इंसेंटिव्स अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है या कहीं भी आपने इससे रिलेटेड ये वर्ड सुना है, तो इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना है एज अ गिफ्ट, एज अ बोनस। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वॉज 5.1 टाइम्स लोअर। अब ये डाटा आ रहा है जो मैंने लेटेस्ट बुक्स में से लिखा है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हर बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वॉज 5.1 टाइम्स लोअर, यानी कि 47-48 में जो वीट की प्रोडक्शन थी एज कम्पेयर टू 2019-20 5.1 टाइम्स का डिफरेंस था, यानी उस टाइम 5.1 टाइम्स कम थी। और अगर हम राइस की बात करें तो वो 4 टाइम्स लोअर था। तो ये बता रहा है कि उस टाइम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी उस टाइम जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जो रेवेन्यू का सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। उसने पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान कर दिया था, तंग कर दिया था, उनकी नाक में दम कर दिया था। वो क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ज़मींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था कंट्री में, वो क्या था? ज़मींदारी सिस्टम। आप सभी ने सुना होगा। ये क्या था? पढ़ते हैं चलिए। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द ओनर्स ऑफ द सॉइल, गवर्नमेंट एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ गवर्नमेंट पहले आएगा। सो इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब इस सिस्टम में क्या होता था? गवर्नमेंट ने अपने कुछ खास आदमियों को, जो उनके खास नॉन इंडियंस थे, उनको ज़मींदार बना दिया और उनमें लैंड जो था वो डिवाइड कर दिया कि भाई ये इतने से इतना एरिया आपका है, ये एरिया आपका है। अब जो फार्मिंग करते थे उनको नाम दे दिया टिलर्स ऑफ द सॉइल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये ज़मीन तो अब आपकी हो गई, आपको हमें एक फ़िक्स रेवेन्यू देना पड़ेगा, एक फ़िक्स अमाउंट देना पड़ेगा हर साल एज अ लैंड रेवेन्यू, एज अ मतलब ज़मीन का कर चुकाना पड़ेगा। और उसके बदले में आप किसानों से कितना ही लूट लो, यानी कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप उनसे कितना ही रेवेन्यू लो, कितनी भी फसल ले लो उनकी, हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। बस
हमें हर साल अपना जो फिक्स रेवेन्यू है वो मिल जाना चाहिए। तो ज़मींदार्स को परमानेंट ओनर्स बना दिया था, वो ओनर थे, वही मालिक थे, वो जैसे चाहे अपनी लैंड का यूज़ कर सकते थे और वो फ्री थे। दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीजेंट्स एज मच एज दे कुड, मतलब उनको पूरी छूट थी कि वो पीजेंट्स से कितना भी लूट सकते थे। और जो पीजेंट्स थे वो बेचारे अब क्या करते। अब इसका असर क्या हुआ, व्हाट वाज द इम्प्लीकेशंस, इस सिस्टम से क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल, किसानों का बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो गया, वो बहुत परेशान हो गए थे। लैंड रेवेन्यू इंक्रीज, अब इनके लिए तो लैंड रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि ये फ्री है। अगर आप फ्री हो, आप किसी से कितना भी लूट सकते हो, तो लालच आ जाता है। ज़मींदारों के मन में लालच आ गया था कि हमें तो भाई आराम की ज़िंदगी जीनी है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए था और वो पैसा वो इन पीजेंट्स से निकालते थे। टिलर्स ऑफ द सॉयल रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। अब जो टिलर्स ऑफ द सॉयल थे, जो किसान थे, वो इतने ज़्यादा मतलब पूरी तरह से तंग हो चुके थे, गरीब हो चुके थे कि अब वो लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि जो बिना ज़मीन के लेबर होते हैं ना, कि भाई आप दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहे हो, वो इस टाइप के बन चुके थे। जबकि हो सकता है वो ज़मीन उनकी खुद की हो, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन ज़मींदार्स को वो ज़मीन दे दी, वो ज़मीन अब इनकी है और अब वो इनसे कितना भी लूट सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टिलर्स जो थे पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ कमर्शलाइजेशन एक नया टर्म आया, इसका क्या मतलब होता है, वैसे आपने सुना होगा। इट मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम कल्टिवेशन सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट। याद रखिए, शिफ्टिंग refers to shift from subsistence cultivation to cultivation for the market, यानी कि subsistence। अब यहाँ subsistence का मतलब क्या होता है, subsistence farming का मतलब होता है उतना ही उगाना जितना हमें चाहिए। यानी कि अगर एक किसान को मतलब कि अगर वो खेती कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमें अपना खाना मिल जाए, यानी अगर वो अनाज उगा रहा है तो सिर्फ अपने घर के लिए उगाता था। और कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब था कि वो अनाज अपने लिए ना उगाकर मार्केट में बेचने के लिए उगाएगा, यानी कि एक बिजनेसमैन की तरह उसने अनाज उगाया और अब वो बाहर उसको बेचेगा। इसे कहते थे कमर्शियलाइजेशन। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया था, यानी कि फोर्सली किसानों से वो फसलें उगवाते थे कैश क्रॉप्स, लाइक जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं, प्रोडक्शन में काम आती हैं, लाइक इंडिगो। आप सभी ने सुना होगा इंडिगो। इंडिगो होता है जिससे कि ब्लू कलर बनाया जाता था और ये ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ में क्लोथ्स में डाई करने के काम आता था। तो उन्होंने फोर्सली इंडियन फार्मर्स से इंडिगो उगवाया था। क्या करवाया था, फार्मर्स वर फोर्स टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जो खाने के काम नहीं आती बल्कि बेचने के लिए काम आती है, जिससे आपको कैश मिलता है। तो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं। They were forced to cultivate indigo as it was required by the textile industry in Britain। वो इंडिगो की फोर्सली इंडिगो की कल्टीवेशन कराते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कि जहाँ पे कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट, दे वर फोर्स टू टेक एडवांस पेमेंट्स। अब कभी कभी वो क्या करते थे, जब किसान नहीं मान रहा है तो उसको फोर्सली एडवांस पेमेंट दे देते थे। अब अगर आपने पैसे ले लिए हैं तो वो आपको काम करना ही पड़ेगा। और बाय चांस अगर इंडिगो की फसल ख़राब हो गई, अब आपने पैसे ले रखे हैं तो आपको उधार लेके दोबारा से फसल उगानी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे उनको एक तो उनके ऊपर किराया चढ़ गया, रेंट की उन्होंने एडवांस पेमेंट ली थी, फसल वो दे नहीं पाए तो उनको वो पेमेंट उनको अगले साल देनी पड़ेगी। प्लस अब उन्हें और इंडिगो उगाने के लिए क्रेडिट, रेंट मतलब उधार लेने पड़ेंगे पैसे, वो भी बढ़ेगा और उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता था। और प्लस अब ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, अब वो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से देखिए, एक तो उनके पास खुद का लैंड नहीं था, लैंड पे वो इंडिगो उगा रहे थे। दूसरा, उनके पास कमर्शियलाइजेशन की वजह से अब उन्होंने अनाज ना उगा के इंडिगो की खेती की थी। तो अब उनको अनाज के लिए और ज़रूरी सामान के लिए मार्केट जाके उस सामान को ख़रीदना होगा, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और पैसे उनके पास बचे ही नहीं। तो इससे उनका जो उधार थी वो बढ़ती रहती थी हमेशा ही। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ इसकी इम्प्लीकेशंस मैंने वैसे आपको बता दी, बट यहाँ देखिए, दे वर एक्सपोज टू द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट। जो मैंने अभी बताया कि वो मार्केट में एक्सपोज हो गए थे
अब मार्केट्स के उतार चढ़ाव के अंदर उन्हें जाना पड़ा, उन्हें सामान खरीदना पड़ता था अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। कमर्शियलाइजेशन रेज्ड क्रेडिट नीड्स फॉर द फार्मर्स। अब उनकी जो उधारी थी वो बढ़ती जा रही थी कमर्शियलाइजेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस टाइम एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बहुत कम थी, कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता था एक्चुअली, क्यों द गवर्नमेंट और ज़मींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। अब गवर्नमेंट को अपना फिक्स रेवेन्यू मिल रहा है, ज़मींदार तो जितना पैसा, उनको तो बहुत पैसा मिल रहा है, वो तो कितना भी लूट सकते हैं, और जितना पैसा उनको मिल रहा था वो उसमें अपनी एक लैविश लाइफ जीना चाहते थे, एक लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते थे। तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड चाहे कितनी भी उसकी फर्टिलिटी डाउन जाए, कितनी प्रोडक्टिविटी डाउन जाए, उनको मतलब था सिर्फ अपने रेवेन्यू से, अपने पैसे से। सो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर में। एंड जो पीजेंट्स थे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। अब पीजेंट्स के पास तो अपने खाने तक के पैसे नहीं बचते थे, वो भी वो उधार लेते थे, तो वो तो बिल्कुल मतलब उनमें कोई क्षमता नहीं थी, दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। सो परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन वर अ फार क्राई। तो उनके लिए जो परमानेंट मीन्स होते थे इरीगेशन के, लाइक ट्यूबवेल, या उस टाइम अगर उनके घर आसपास कोई कुआं ही हो, सो वो बहुत दूर की बात थी। एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड था, कोई इन्वेस्ट उसमें कर नहीं रहा है कि हाँ भाई हम ट्यूबवेल्स लगवा दें या ऐसा कुछ जिससे इरिगेशन आसान हो, फसल अच्छी हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे इससे जो इंडियन का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो और ज़्यादा पीछे जाता जा रहा था, वो और ज़्यादा बैकवर्ड होता जा रहा था, स्टैग्नेंट होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा, फर्टिलिटी लैंड की डाउन होती जा रही है, तो अब ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। फ्रेंड्स, गल्फ का मतलब होता है गैप, तो ओनर्स और टिलर्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ मैंने डैश डाल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। सो बाय गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर उस टाइम कैसा था? बहुत गैप था बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। ओनर्स शेयर्ड आउटपुट बट दे हार्डली शेयर्ड द कॉस्ट। अब जो ओनर्स थे, अभी हमने पढ़ा, जो ओनर्स थे वो जितनी भी आउटपुट होती थी, प्रोडक्शन होती थी किसानों की, वो ले लेते थे, शेयर कर लेते थे, लेकिन दे हार्डली शेयर द कॉस्ट। बट वो कभी भी कॉस्ट शेयर नहीं करते थे कि भाई इसका प्रोडक्शन में इतना पैसा लगा है तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी इसको कुछ पैसे देते हैं ताकि अगली बार और अच्छी फसल उगा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पैसा सारा किसान लगाता था, मेहनत सारी किसान करता था, बट मोर देन हाफ से भी ज़्यादा फसल जो थी वो ओनर्स ले जाते थे। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। उनको बस अपनी इनकम बढ़ानी थी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। एंड पीजेंट्स वर गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। और जो किसान थे उनको अपनी जीविका चलाने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। इसका मतलब है कि दूर दूर पर हिस्से होते थे, जो होल्डिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स थी। लैंड होल्डिंग्स वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, यानी कि मान लीजिए कि भाई एक किसान है, देखते हैं हम इसको, मान लीजिए ये एक किसान है कोई भी, ठीक है। अब उसकी एक ज़मीन तो यहाँ है, एक किला यहाँ पे है, एक किला उसका यहाँ पे है, एक किला यहाँ पे है और एक किला यहाँ पे है। अब टोटल है तो है उसके पास 4 किले ज़मीन तो है उसके पास, लेकिन चारों अलग अलग हैं। तो जितनी वो इकट्ठे, अब देखिए मान लीजिए अगर हम इन चारों को इकट्ठा कर दें तो इतना बड़ा एक फार्म बन जाता। अब इतने बड़े फार्म पे तो इकट्ठी बहुत अच्छी खेती हो जाए, लेकिन उसके पास तो भी छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी हुई है ज़मीन, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब ज़मीन पड़ी है तो इससे जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। मतलब अगर हम एक इस पे प्रोडक्शन करें, एक इन 4 किलों पे अलग अलग प्रोडक्शन करें, तो जो प्रोडक्शन होगी वो इसमें डाउन होगी और इसमें ज़्यादा होगी। तो उस टाइम पे लैंड होल्डिंग्स जो थी वो कैसी थी? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, यानी उनके पास दूर दूर टुकड़ों में ज़मीन पड़ी थी। और मोस्ट ऑफ देम वर अनइकोनॉमिक थी, यानी कि यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट, यानी कि उन पे खर्चा तो ज़्यादा हो रहा था, बट जितना हम उसमें पैसा लगा रहे थे, यानी कि फसल उगाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, उतना हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट इज सबसिस्टेंस आउटलुक। अब यहाँ आउटलुक का मतलब क्या है कि वो एग्रीकल्चर को किस नज़रिए से देखते थे। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था उसे मोस्ट फार्मर्स जो थे उसे एज ए सबसिस्टेंस देखते थे कि भाई हमें बस अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, ऐसे फार्मिंग को देखा जाता था। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। देयर इज़ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन मार्केट। वो सिर्फ मार्केट में तब सेल करने जाते थे जब बाई चांस मतलब उनको जितनी फसल चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो अब जितना उनको चाहिए वो उतना तो रख लेते थे और बाकी बची हुई जो फसल होती थी उसको वो मार्केट में बेच देते थे। तो सरप्लस होता है यानी कि आपने अपनी कंजम्पशन के बाद जो बच गया दैट इज़ सरप्लस। तो कुछ ही सरप्लस बचता था जो वो मार्केट में बेच सके। लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, कोई भी फार्मिंग को एज अ बिजनेस नहीं देखता था कि हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड, अब कोई पैसा कमाना ही नहीं चाह रहा, जीडीपी में कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है, तो बैकवर्डनेस बढ़ती जा रही थी, पर कैपिटा इनकम डाउन जा रही थी। अब इसके बाद एक पॉइंट गिवन है, फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फेमाइंस मैंने बताया था शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, भूखमरी फैल जाना। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम फेमाइंस आते थे इंडिया में, आते जाते रहते थे। और 1760 टू 1943 एक वो पीरियड था जब इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमाइंस आए थे और इसमें सबसे बड़ा फेमाइन था 1769 टू 70। 1769 टू 70 के बीच में ये एक साल बहुत बड़ा फेमाइन चला था। कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था और उसमें करीब 85 मिलियन, मतलब इन सभी फेमाइंस में करीब हमारी इंडिया के 85 मिलियन पीपल जो थे वो मर चुके थे। तो आप इस डाटा से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब उस टाइम पे सिचुएशन कैसी रही होगी। ये एक छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास और है, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट्स। तो कंट्री का पार्टीशन हुआ था, हम सबको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान तब एक थे। इंडिया आज़ादी से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान मतलब अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के गए थे तब इंडिया और पाकिस्तान जो था वो भी अलग हो गए थे, पार्टीशन हुआ था। और उसका क्या इम्पैक्ट रहा था? नेगेटिव, बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा था। आपको पता है उस टाइम बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत झगड़े हुए थे और इसका जो हमारी इकॉनमी थी उस पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा था। क्या? इंडिया गॉट 82% ऑफ द पॉपुलेशन। अब वो जो पूरे इंडिया था, मतलब कि पहले पार्टीशन से पहले जो पूरा एक इंडिया था प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश था, तो वो पूरा इंडिया जो था उसकी 82% पॉपुलेशन पार्टीशन के बाद इंडिया में आ गई। यानी कि सिर्फ 18% पॉपुलेशन तो पाकिस्तान चली गई और बाकी 82% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इंडिया में आ गई। एंड 65% ऑफ द फूड ग्रेन एरिया। और देखिए अब 82% लोग तो ज़्यादा आ गए पर अनाज उगाने का जो एरिया था वो रहा सिर्फ 65%, यानी कि एरिया कम रह गया हमारे पास। सो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया, उस टाइम पे जो उगाते थे जब हम खाना, तो सबसे अच्छा एरिया कौन सा था? वेस्ट पंजाब एंड सिंध। और वो कहाँ चले गए थे? ये गलत लिखा हुआ है, वो कहाँ चले गए थे? हमारे पाकिस्तान। तो जो हमारे वेस्ट पंजाब और सिंध और जो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो चले गए थे पाकिस्तान। और इससे क्या हो गया? फूड क्राइसिस, यानी कि भुखमरी फैल गई, अकाल पड़ गया, मंदी छा गई एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ ये था हमारी स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू देयर।